कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही वेबिनार श्रृंखला की 167वीं 167th वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि हमारी परंपरा है, हम हमारे इस आयोजन को शुरू करने के पहले सरस्वती वंदना के माध्यम से इसे शुरू करते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह से कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। प्रियंका जी पिछले कुछ वर्षों से शिक्षण में हैं। इसके पहले वो रेडियो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी। आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रहीं। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने रेडियो में अपना मास्टर्स उपाधि प्राप्त की और रेडियो पॉडकास्टिंग में आप इस समय पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हैं और भारतीय विद्यापीठ के जनसंपर्क संबंधी कार्यों को भी आप देख रही हैं और एक शिक्षक के रूप में जो भी अकादमिक दायित्व हैं उनका निर्वहन भी बखूबी कर रही हैं। मैं प्रियंका सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। प्रियंका जी। So thank you so much. So I, Priyanka, welcome you all on behalf of Communication Today and Bharatiya Vidyapeeth, Paschim Vihar, New Delhi. You guys are welcome in this 167th webinar media series, which is on yoga beyond myth, science, philosophy, and stress-free living. With pride, we announce the Communication Today, which is a 28-old bilingual media quarterly journal considered as the lighthouse of media professionals. And Bharatiya Vidyapeeth, New Delhi, which is a 60-old institution, have joined hands together to organize media series, lecture in online. We welcome you all in this webinar. In this session, we will explore the multifaceted world of yoga, developing scientific foundation, philosophical roots, and practical application through which we can make our life easier and healthier as well. So let's embark on this journey to uncover the true essence of yoga and harness its power of healthier, happier, and more balanced life. So before moving ahead, first we will remember Ma Saraswati through this Vandana, and then we will move forward for this webinar. So let's remember Ma Saraswati through this Vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नहीं के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूले होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूले खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले नहीं के रास्ते पे हमसे कर भी कोई भूल होना, हम चले नहीं के रास्ते पे हमसे कर भी कोई होना। थैंक यू सो मच सर। चलिए, इसी क्रम में जैसी कि किसी भी आयोजन की एक परंपरा होती है कि हम जो हमारे अतिथि वक्ता हैं उनका स्वागत करते हैं बुके से, लेकिन चूंकि आयोजन आभासी मंच पर हो रहा है तो फिजिकल बुके देना तो संभव नहीं है, तो इसका विकल्प हमने तलाशा है ई बुके के माध्यम से। प्रियंका जी से फिर अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं, निहारिका राजौरिया जी और डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक, जो आज आपसे योग के अलग अलग पक्षों पर बातचीत करेंगे, उनका विस्तृत परिचय जब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा अपनी बात कहने के लिए उस समय दूंगा। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आज के हमारे दोनों विशिष्ट वक्ताओं का ई बुके से स्वागत, अभिनंदन कर रही हैं प्रियंका जी। Sir, thank you so much. Ma'am, you guys are most welcome in this webinar.
And we are grateful to have you in this platform, and we are eagerly waiting to listen you and to give more information on the same topic, yoga. And of course, अभी हुडा सर ने ज्वाइन नहीं किया है. अगर हुडा सर ज्वाइन करते तो वो हमेशा ये चीज होप करते हैं कि थ्रू दिस बुके ई बुके हम इस ई प्लेटफॉर्म से रियलाइज कर सकते हैं कि ये जो फ्रेशनेस है बुके की, ये जो टुगेदरनेस है, ये जो खुशी है, वो जो ये सारी फ्रेशनेस फ्रेगनेंस को हम अपनी लाइफ में किस तरीके से इम्बाइब कर सकते हैं. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू इम्बाइब ऑल दिस फ्रेशनेस एंड फ्रेगनेंस इन योर लाइफ एंड ऑल्सो अ हेल्थियर वर्जन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. बस और ये जो फूलों की खुशबू है, इनकी सुरभि है, ये सही है कि इसे कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन ये खुशबू जिस तरह से पर्यावरण में घुल जाती है, दिग दिगंतर में जिस तरह से ये फैलती है, हमारी भी कोशिश इस वेबिनार के माध्यम से यही है कि हम इन विचारों की खुशबू के माध्यम से एक वैश्विक चेतना जगाने की कोशिश करें दुनिया के हर उस हिस्से में जो हमारी भाषा को, हमारे प्रतीकों को समझता है, उन पर चिंतन कर सकता है. अभी जब प्रियंका जी अपनी प्रस्तुति कर रही थी तो मन के विश्वास की बात उन्होंने की थी, और इस मन के विश्वास को कायम रखने के लिए, अपनी संकल्प शक्ति को कायम करने के लिए मुझे लगता है योग से बड़ी कोई और साधना हो नहीं सकती. तो आज के इस दिवस के बिल्कुल अनुकूल, जैसा पृष्ठभूमि में आपने बताया, कोविड की वो एक दौर कोविड का, जब एक बार ऐसा लगा था सब कुछ थम जाएगा. बनावस सर का कुछ नेटवर्क इशू आ गया, ही बी कनेक्टिंग विद अस. टिल द टाइम सर बता रहे थे किस तरीके से कोविड के टाइम पे हमें ऐसी जरूरत महसूस हुई कि हाँ, योगा हर इंसान को करना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है फिट रहना, हमारा इम्यून स्ट्रॉन्ग रहना. तो ये सारी चीजें कैसे हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो सारी चीजें हमने कोविड के टाइम में और ज्यादा रियलाइज की. बिकॉज उससे पहले तक हम कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, अपने हेल्थी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे. तो कोविड के टाइम से हमें ऐसा लगा कि चीजों की वैल्यू होगी, चाहे वो अपनी लाइफ हो, चाहे टाइम हो, चाहे मनी हो, मतलब जो भी चीजें हमारे पास थी उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई. उसी टाइम पे हमें ये भी समझ में आया किस तरीके से ये जो योगा है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो वो टाइम ऐसा था कि उसके बाद कहीं ना कहीं जितने भी डिफरेंट जनरेशन के लोग थे, उन्होंने योगा को अपनी लाइफ में एक स्पेस देना शुरू किया कि हाँ, ये जो टाइम है, इस टाइम पे हम योगा के लिए एक टाइम निकाल सकते हैं और योगा प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं. तो उस कोविड टाइम से हमने योगा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. जो हमारा विषय है, योग के बारे में जो मिथ है, उनके बारे में स्पष्टीकरण के साथ साथ योग का दर्शन और इम्पैक्ट है, साइंस है उसका, जो उसका विज्ञान है, उसको हम समझने की कोशिश करें. हमारे साथ, जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा, दोनों संयोग के साथ हैं और योग के क्षेत्र में अपना लंबा अनुभव, शोध अनुसंधान के साथ साथ उसके व्यावहारिक पक्ष को भी उन्होंने एक तरह से जिया है. जब भी कभी योग की बात करते हैं तो भारत की उन प्राचीन परंपराओं की बात रखी जाती है जिसकी पहले हम मान सकते हैं. ऋषि मुनियों ने इसे आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति, और जैसा अभी निहारिका जी ने कार्यक्रम शुरू होने के पहले कहा था, ये मोक्ष के रूप में भी देखने का प्रयास किया है. केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि जीने की एक संपूर्ण पद्धति. को उसे एक पहचान मिले, इसलिए उन्हें इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा. और देखिए, उनके इस आह्वान का ये असर होता है कि 193 देशों में से 177 देशों ने, 177 जो कंट्रीज थे, उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. और शायद ये इतिहास में एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे बहुत अधिक समर्थन विभिन्न राष्ट्रों से मिला, और उसी प्रस्ताव के आधार पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, क्योंकि यह दिन गर्मी के उत्तरायण का सबसे लंबा दिन होता है और आध्यात्मिक जागरण के लिए
इसे शुभ माना जा रहा है। योग अब एक वैश्विक आंदोलन के रूप में बदल चुका है। विश्व भर के लोग इसे तनाव मुक्ति, स्वास्थ्य संवर्धन और मानसिक संतुलन के लिए भी अपना रहे। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि न जाने कितने देशों में ऐसे योग सेंटर्स बन गए हैं, योग के टीचर्स आ गए हैं जो प्रकारांतर से इस भारत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करते हैं तो योग का उद्देश्य केवल हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना नहीं है, बल्कि प्रकारांतर से यह आत्मा का परमात्मा से शायद मिलन की बात भी करते हैं। योगश्चित वृत्ति निरोध है। जब मन की चंचलता शांत हो जाती है तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, क्योंकि योग शरीर को स्वस्थ करता है, मन को एकाग्र करता है, मैं की भावना को मिटाकर हम की अनुभूति देता है, मोक्ष की ओर ले जाता है, जिसमें हम शांति, प्रेम और पूर्णता का एहसास महसूस कर सकते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में व्यक्ति तनाव, अवसाद, अकेलापन, खालीपन, न जाने कितनी चुनौतियों से जूझ रहा है। तो शायद योग ही वो साधन हो सकता है जो व्यक्ति को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक पुनर्जागरण का माध्यम भी बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल प्रदर्शन या उत्सव का विषय नहीं है, यह हमें याद दिलाने का विषय है कि हमारा शरीर नहीं, हम केवल शरीर नहीं बल्कि हम चैतन्य हैं, और योग उस चैतन्य को पहचानने की साधना है। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमें संकल्प लेते हैं कि योग को हम केवल मंच और मशीनी व्यायाम तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उसे जीवन शैली, विचार और चेतना का हिस्सा बनाएंगे। समय के प्रवाह में, जैसे शुरू में कहा, कि योग के साथ बहुत सारे मिथक जुड़ गए। उन मिथकों के बारे में हम चर्चा करेंगे और वास्तविकता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञान, दर्शन और तनाव मुक्त जीवन, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है, कुछ उसकी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा निहारिका सिंह राजौरिया जी को, जिनका बहुत व्यापक अनुभव इस क्षेत्र में है। उनका विभाग है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पर अध्यापन का कार्य कर रही है। निहारिका जी मूल रूप से योग विज्ञान, मनोस्वास्थ्य एवं समाज शास्त्रीय शोध की एक संतुलित साधिका है। राजू योग चिकित्सा, सामाजिक अनुसंधान और समग्र क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां अर्जित की हैं। इन्होंने योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु से योग थेरेपी में एमएससी की उपाधि प्राप्त की है। इसके पूर्व जयपुर की आईआईएस यूनिवर्सिटी से आपने अर्थशास्त्र में एमए किया और उसके अलावा ब्रांड मैनेजमेंट और विज्ञापन में भी इन्होंने विशेष पाठ्यक्रम किए हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि रही है। अलग अलग विषयों और विधाओं पर आपने काम किया है। निर्माण श्रमिक महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर एमए में जो आपका डिसर्टेशन है, शोध है, वो आपने किया, और 4 वीक की साइक्लिंग मेडिटेशन का मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक प्रभाव विषय पर भी आपने योग में जो अपनी एमएससी की उपाधि प्राप्त करते समय इस पर भी विशेष शोध कार्य किया। बहुत सारे लेख आपके पत्र पत्रिकाओं में छपे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है योगा के, उसमें भी आपने लिखा है, और जो हमारा पूरा एक तरह से शरीर विज्ञान है उसको किस तरह से प्रभावित करता है उस पर आपने विशेष कार्य किया है। इसके अलावा फ्रेंच भाषा में, मास कम्युनिकेशन में, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, फैशन डिजाइनिंग आदि में भी प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। आपका प्रशिक्षण एवं अनुभव विभिन्न क्षेत्रों में है। आपने जयपुर में सामाजिक सेवा की है, बिरला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पिलानी में कार्यशालाएं आयोजित की हैं, देश के अलग अलग स्थानों पर आपने इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की हैं। अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, सामाजिक समावेशन, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सक्रिय सहभागिता रही है। योग को जोड़ते हुए एक समग्र समाज निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। आइए हम निहारिका जी का स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर निहारिका सिंह राजौरिया जी। निहारिका जी।
थैंक यू सो मच सर, बहुत ही भावपूर्ण आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है, थैंक यू सो मच। सर ने जैसे कि बताया कि जो है योगा का अपना जो कोर्स है वो स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी बैंगलोर से किया है, और उससे पहले मैंने अर्थशास्त्र दैट इज इकोनॉमिक्स से मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है। तो ये मेरी एक रुचि थी, जिस रुचि की वजह से जो है मैं योग के क्षेत्र में जो है पहुंची हूँ। और फिर मेरा ये डिसीजन था कि क्यों ना जो मेरी रुचि है, जो क्षेत्र जो मेरी रुचि का है, उसी में मैं अपना करियर बनाऊं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर मैंने मास्टर्स जो है वो एमएससी योगा थेरेपी में की। और तो थैंक यू सो मच सर। मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ प्रेजेंटेशन का। मैम प्लीज आप मुझे जो है एक बार को होस्ट बना दीजिए, प्रेजेंटर बना दीजिए, मैं शेयर कर लूंगी फिर पीपीटी। एक सर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कितना टाइम जो है मुझे यूटिलाइज करने के लिए है, मेरे पास कितना टाइम, सो दैट मैं अपने समय सीमा बनाए रखूं। फिर 20-25 मिनट ले सकते हैं आप। 30 जी ज्यादा है ना? जी ठीक है, थैंक यू सो मच। Now you can share your PPT with us. यस I hope my PowerPoint is It's visible now. ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज योगा फिलॉसफी एंड स्ट्रेस। ठीक है, योगा फिलॉसफी, ठीक है, जिसे हम योग दर्शन भी कहते हैं। षड दर्शन है जिसमें से एक दर्शन जो है वो योग दर्शन है। और स्ट्रेस जो है, इसे मुझे लगता है कि मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की वैसे तो जरूरत नहीं है। किसी ना किसी पॉइंट पे हम सबने जो है स्ट्रेस फील किया है। ठीक है, चाहे वो एक घर से हम निकल के हम कहीं जा रहे हैं उसके बीच में, चाहे कोई ट्रैफिक जैम की वजह से है, या फिर घर में कोई काम में दिक्कत है, किसी भी चीज में, छोटे छोटे या फिर बड़े, किसी ना किसी फॉर्म में हम सबने अपनी लाइफ में स्ट्रेस को जो है महसूस किया है। बट इस स्ट्रेस को मैं यहाँ पे इस फॉर्म में डिफाइन करना चाहूंगी, एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हम योगा में क्या स्ट्रेस को क्या मान के चलते हैं, कि योगिक कॉन्सेप्ट क्या है स्ट्रेस का। नॉर्मली हम स्ट्रेस जो है उसे कहा जाता है, अगर हम एक जर्नल डेफिनेशन देखें स्ट्रेस की, तो दैट इज कि जब हम किसी सर्कमस्टेंस से या फिर कोई सिचुएशन होती है जिससे हम डील नहीं कर पाते। ठीक है, नॉर्मली हम अगर किसी सिचुएशन से डील कर पाते हैं, वी डू नॉट कॉल इट स्ट्रेस। बट जब हम किसी सिचुएशन से, किसी सर्कमस्टेंस से डील नहीं कर पाते हैं, उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, या फिर एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, जब हम उस सिचुएशन से डील नहीं कर पाते हैं, तब हम उसे स्ट्रेस का नाम देते हैं, दैट वी आर स्ट्रेसफुल रिगार्डिंग समथिंग। हम स्ट्रेसफुल है, अगर स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लें, तो अगर कल एग्जाम है और आज एक स्टूडेंट ने पहले से पढ़ा नहीं, उसने तैयारी नहीं की है, उसके पास नोट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट क्या है, स्ट्रेसफुल होगा। वहीं पे एक और स्टूडेंट है जिसने पढ़ रखा है, जिसको पता है उसको उसको क्या करना है, तो वो क्या रहेगा, वो स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा, वो आराम से अपना पढ़ेगा और नेक्स्ट एग्जाम देगा। तो दैट इज स्ट्रेस अगर हम नॉर्मली देखें। बट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा, ठीक है, स्ट्रेस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम एक योगा का छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि योग जो शब्द है वो युज धातु, एक संस्कृत वर्ड है युज, उससे बना है, जिसका मतलब होता है ज्वाइनिंग, योग ज्वाइन करना। ठीक है, चाहे अगर हम एक ट्रेडिशनल टर्मोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो दिस इज जीवात्मा का परमात्मा, दैट इज यूनिवर्सल सेल्फ से मिलन। ठीक है, हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहले के टाइम पे लोग प्रैक्टिस किया करते थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे। ठीक है, वो प्रैक्टिस किया करते थे योगा को आगे स्पिरिचुअलिटी के लिए, समाधि ग्रहण करने के लिए।
तो उस टाइम पे जो सबसे बेसिक मीनिंग योगा का बताया गया था, दैट इज जीवात्मा, जो कि हम हैं एज अ ह्यूमन, एंड परमात्मा जो यूनिवर्सल सेल्फ है। हम इसको भगवान, गॉड, ठीक है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रिलीजन में, सब में हमारे पास कोई ना कोई शब्द है, और सभी के लिए वही जो है, वो जो प्रोसेस होती है, उसी के लिए जो टर्म यूज किया गया है वो योगा यूज किया गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम महर्षि पतंजलि, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ योगा, ठीक है, उन्होंने जो डिफाइन किया था, जो डेफिनेशन दी थी योगा की, वो दी थी, योगा इज कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ गेनिंग मास्टरी ओवर माइंड, दैट हाउ यू कैन गेन मास्टरी ओवर योर माइंड। माइंड क्या है, मन क्या है? ब्रेन हमें पता है यहाँ पे है, ठीक है, शरीर का हर एक अंग, हर एक ऑर्गन हमें पता है कहाँ है, बट मन, ये मन कहाँ है? और कहीं ना कहीं हम जान देखें तो सारा खेल जो है वो मन का ही है। हमारा मन नहीं करता किसी चीज के लिए, मन खराब है, मन, तो सारी चीजें जो है बॉइल डाउन हो जाती है मन तक। तो योगा क्या है? कॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है, कॉन्शियस मतलब जिसमें हम लगातार अवेकन्ड है, जागरूक है जिस अवस्था में, ऑफ गेनिंग मास्टरी ओवर माइंड, कि मन के ऊपर हम कैसे मास्टरी कर सकते हैं, मन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वही क्या है, वही योग है। क्योंकि समत्वम योग उच्यते और मन प्रशमन उपाय, ठीक है, ये एक मन प्रशमन उपाय योगा इति भी दीयते, ये एक और डेफिनेशन है योगा की, कि मन को प्रसन्न करने का जो उपाय है वही योग है। योगा इज अ स्किलफुल ट्रिक टू काम डाउन द माइंड। भगवत गीता में इसे कहा है समत्वम योग उच्यते, कि जो समता का भाव होता है, स्टेइंग इवन माइंडेड इन सक्सेस और फेलियर। ठीक है, स्ट्रेस कब होता है? जब हम किसी चीज के लिए, सक्सेस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कभी कभी हमें फेलियर मिल जाता है। तो अगर चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, अगर हम इवन माइंडेड रहते हैं, तभी जो है हम स्ट्रेट सोच पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे आसपास, जो हम सक्सेस की भी देखते हैं और फेलियर की भी देखते हैं। जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो कई बार हम उनके बिहेवियर या फिर उनके एटीट्यूड से कहते हैं कि इस जो सफलता है वो उनके ऊपर चढ़ गई, जिसका रंग उनके ऊपर चढ़ गया। कई बार फेलियर की वजह से जब हम किसी को बहुत ज्यादा दुखी देखते हैं, जो अपने लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते, तब हम उनको भी कहते हैं कि दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। यानी कि चाहे सक्सेस हो या चाहे फेलियर हो, पर्सन को इवन माइंडेड जो है वो होना जरूरी है। ताकि क्योंकि हम ये हमेशा महसूस करते हैं, हम ये नोट करते हैं कि जब भी हम इवन माइंडेड हैं तभी हम सही डिसीजन ले सकते हैं। कई बार इम्पल्सिव होके हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है, जिसके जिसके लिए हम कहीं ना कहीं बाद में पछताते भी हैं। सो योगा इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ। अब योगा क्यों जरूरी है? योग जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि योग जो है हमें कॉन्शियस प्रोसेस देता है, जैसे हमने पहले पढ़ा। ये हमें जो लाइफ की डे टू डे की जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ही छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार हम बहुत छोटी चीज को लेके स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो उन छोटी छोटी चीजों से जिससे हमें अनहैप्पीनेस, रेस्टलेसनेस, इमोशनल जो अपसेट हम फील करते हैं, उन सब को सॉल्व करने का, उन सब के प्रति एक हमें दृष्टिकोण एक प्रोवाइड करता है, सो दैट हम उनसे डील कर सकें। तो अब अगर आप पीपीटी में देख पा रहे हैं, तो योगा इज फॉर ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। चाहे वो मस्कुलर लेवल पे हो, मस्कुलर लेवल पे डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। प्राणिक लेवल, दैट इज अवर ब्रेथ, प्राणा जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है, जो पूरी बॉडी को चला रहा है, विच इज ऑल्सो नोन एज द वाइटल एनर्जी। उस प्राणिक लेवल पे ये स्लो डाउन करता है, हमारे ब्रेथ को बैलेंस करता है। ठीक है, स्लो डाउन होना, ब्रेथ का बैलेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि जब भी हम गुस्सा होते हैं या फिर निहारिका कोई जी, भी, आपकी पीपीटी आगे नहीं बढ़ रही है, वो एक ही पीपीटी दिख रही है। अच्छा आगे नहीं बढ़ रही सर? आई एम, अभी चेक कीजिए, मैं शेयर कर रही हूँ, आई एम मूविंग इट फॉरवर्ड। अभी दिख रहा है ऑल राउंड डेवलपमेंट, दिख रहा है ये? हाँ मैम, now it's fine. Okay, okay, I'll keep this अब screen. आया। Okay, whenever I'll change the slide, now I'll tell कि I'm changing slide, in case ना दिखे तो आप मुझे बता देना। कई बार क्या नेटवर्क इशू की वजह से हो जाता है जी। आई कि आप सब देख पा रहे हैं कि मस्कुलर लेवल पे जो है योगा जो है वो डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। प्राणिक लेवल पे स्लो डाउन करता है, ब्रेथ को बैलेंस करता है। मेंटल लेवल पे ये क्रिएटिव पावर और विल पावर को इंक्रीज करता है। On emotional level, it enhances happiness and balances in life.
and on intellectual level it sharpens intellect and calms down the mind. तो ये जो ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो श्री औरबिंदो ने दिया था कि कैसे हम जो ये देख पा रहे हैं कि एक ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कोई भी एक ऐसा लेवल नहीं है जो यहाँ पे रह गया हो, चाहे वो बॉडी का हो, चाहे वो माइंड का हो, चाहे वो इमोशन का हो, चाहे वो हमारी इंटेलेक्ट से रिलेटेड हो, हमारी प्राण शक्ति से। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हम क्या होता है थक जाते हैं, प्राण शक्ति जो डिक्रीज हो जाती है। तो हम किसी भी लेवल पे देखेंगे तो योगा क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। मैंने स्लाइड चेंज की है, आई होप इट इज विजिबल। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस स्ट्रेस क्या है? अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस स्ट्रेस इज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, कोई भी सिचुएशन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कोई भी सिचुएशन होगी, कोई भी सर्कमस्टेंस होगा, उसका रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस। हम रास्ते से जा रहे हैं, हमने देखा कि बहुत लंबा ट्रैफिक का लाइन लगी हुई है, तो वो क्या है, स्ट्रेस। और आप कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हो, तो वो क्या है, वो एक रिस्पॉन्स है कि एक सिचुएशन आई, उस सिचुएशन का जो रिस्पॉन्स मिला, दैट इज स्ट्रेस। बट अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी स्ट्रेस इज स्पीड ऑफ माइंड। ठीक है, जो स्पीडेड अप स्टेट होता है माइंड का। ठीक है, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप घर से बाहर निकले, बहुत ट्रैफिक है, यू हैव टू रीच समवेयर ऑन टाइम, यू हैव टू रीच फॉर अ मीटिंग। तो अब क्या है, आपके मन में कॉन्स्टेंटली बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, हम लेट हो जाएंगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, गवर्नमेंट को लेके और पता नहीं किन किन चीजों को लेके हम बहुत सारी चीजें मन में सोचते हैं, विचार करते हैं। वो जो बार बार विचार आए जा रहे हैं दिमाग में, ठीक है, वही जो है स्पीडेड अप स्टेट जो है माइंड की, वही स्ट्रेस जो है वो अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी हम मान के चलते हैं। अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ योगा इज दैट योर बॉडी एंड माइंड आर वन। ठीक है, अब क्या है, शरीर और मन जो है वो एक ही है, वो कनेक्टेड है, माइंड और बॉडी का कनेक्शन है। आई होप पीपीटी विजिबल होगी माइंड बॉडी कनेक्शन की। माइंड प्लेज अ मेजर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग आवर लेवल ऑफ वेलनेस। देखिए, अगर हम अभी बैठे हैं और हमारे मन में कोई विचार आया है, वो विचार जैसा भी है वैसा ही हम अपने शरीर में महसूस कर पाएंगे। अगर वो विचार खुशी का है तो हमारी बॉडी एकदम से बहुत हल्का महसूस कर पाएगी। वहीं पे वो विचार अगर कोई नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या होगा, आप एकदम से बहुत ज्यादा टायर्ड फील करने लगोगे। हो सकता है आपकी ब्रेथ रेट जो है वो बदल जाए, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होने लग जाएगी, आपको हो सकता है कि पेट में जो गट हेल्थ है वो थोड़ा सा अजीब महसूस होगा। ठीक है, गला सूखने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या कि मन में एक विचार का सिर्फ एंटर होना, तो वो विचार किस तरह का है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रेसफुल है, वही जो है हमारी बॉडी की भी फिजियोलॉजी को चेंज कर लेता है। आप बहुत दुखी हैं किसी चीज को लेके, अचानक से कोई बहुत खुशखबरी आपको मिलती है, तो पूरी बॉडी का आपका लेवल चेंज हो जाता है, आपकी जो थकान है वो सारी कम हो जाती है। वहीं पे अगर बॉडी के लेवल पे भी कोई है, अगर कोई बीमारी है, कोई डिजीज है बॉडी के लेवल पे, तो वो क्या करता है, वो डिजीज जो है हमारे मन को अफेक्ट करता है। अगर आप बीमार है, कोई आपको इश्यू है, तब कोई आपको उस टाइम से आपसे कोई किसी तरह का मजाक करेगा तो आप इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वही सेम मजाक अगर आपसे कोई तब करेगा जब आप एक पॉजिटिव स्टेट में थे, तब आप हो सकता है कि आप एक डिफरेंट तरीके से जो है रिएक्ट करते हैं। तो माइंड और बॉडी जो है वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। इसके लिए जो टर्म यूज किया गया दैट इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, कि कैसे हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम, न्यूरो हियर इज फॉर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और वही इन टर्न हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है। इम्यूनिटी, अगेन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट हम सब ने कोविड में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कितना इंपॉर्टेंस है इम्यूनिटी का। और ये जो इम्यूनिटी है, ये हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे जो इमोशंस हैं, किस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उन सब से बिल्कुल अफेक्ट होती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो सेल्स के थ्रू मिलती है हमें। व्हाइट ब्लड सेल्स है विच आर नोन एज द फाइटर सेल्स ऑफ आवर बॉडी, या फिर डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर द बॉडी। अब हम एक कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक कंट्री में इंटरनल वॉर चल रहा है। जब इंटरनल वॉर चलेगा, इस इंटरनल वॉर को हम मान के चलते हैं हमारी बॉडी, कि हमारी बॉडी में इंटरनली कोई इम्बैलेंस चल रहा है। तो अब क्या होगा, जो कंट्री की आर्मी है वो इंटरनल जगह पे भेजी जाएगी कि आप वहां पे जाके हैंडल करो। तो अब हमारा जो आउटर सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है, जो आर्मी अभी डिप्यूटेड थी हमारी कंट्री को बाहर के फोर्सेस से बचाने के लिए, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो इंटरनली भेज दिया गया। यानी कि बाहर का जो सिस्टम है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब इस टाइम पे कोई भी अगर अटैक करेगा
तो क्या होगा, वो अटैक जो है पॉसिबल है कि वो इन्वेड कर पाए। वही हमारे शरीर में होता है जब स्ट्रेस की वजह से, जब मेंटल जो इमोशनल इम्बैलेंस होता है, इमोशनल अपसेट जो फील करते हैं, उस टाइम पे जब बॉडी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम की जो वॉल है वो क्या होती है, वो कमजोर हो जाती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के इमोशंस जो है हमें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जब भी वेन एवर यू आर स्ट्रेस और एंशियस और अपसेट, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कोई ना कोई जो है बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे थे, ठीक है, या फिर आज के टाइम पे हम अगर हम याद रख करें, तो मान लो कि पीटीएम मीटिंग है या फिर कुछ बात हुई जिसकी वजह से हम घर वालों को से डर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था, एकदम पेट में अजीब सा फील होने लग जाता था। ये चीज आज भी होती है। तो वो क्या है, वो हमारे इमोशन का ही अफेक्ट है कि हमें एकदम से अजीब सा फील होने लग जाता है। तो वो हमारे इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल बाय माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, कि माइंड और बॉडी दोनों ही आपस में कनेक्टेड है। माइंड जो है वो बॉडी को अफेक्ट करेगी और बॉडी जो है वो माइंड को अफेक्ट करेगी। दोनों जो है एक दूसरे को बैलेंस करने का काम भी करते हैं, अगर हम एक सही टेक्निक समझ पाए इनको बैलेंस करने की। इसी से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। ये एक मैं बहुत ही छोटा सा इसका बताऊंगी। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। साइकी जो होती है वो हमारी माइंड होती है, सोमैटिक बॉडी को बोला जाता है। अगर आप यहाँ पे इन सिम्टम्स को पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे किसी ना किसी पॉइंट पे हम डे टू डे लाइफ स्लाइड्स आपकी रोटेट मतलब मूव नहीं हो रही हैं। ओके, साइकोसोमैटिक डिजीजेस की स्लाइड दिख रही है अब अभी? ठीक है, अब ठीक है। ओके, मैं फिर इसी को यहीं पे रखती हूँ, शायद स्लाइड शो में दिखने में दिक्कत हो रही है। क्या आप ये साइकोसोमैटिक डिजीज डिसऑर्डर्स की स्लाइड देख पा रहे हैं? हाँ, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारे सिम्टम्स अगर आप एक बार देखेंगे स्क्रीन पर, तो आप महसूस करोगे कहीं ना कहीं हम डे टू डे लाइफ में महसूस करते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हार्ट रेट बढ़ना, एकदम से पेल्पिटेशन महसूस करना, घबराहट होना, मुंह सूख जाना, बहुत ज्यादा पसीना आना, ब्रीदिंग जो है वो रैपिड हो जाना, बहुत ज्यादा फटीग, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करना, पेट में गार्ड जैसी फीलिंग, फास्ट ब्रीदिंग, ये कहीं ना कहीं हम डे टू डे लाइफ में महसूस करते हैं। यही जो सिम्टम्स है कहीं ना कहीं लीड करते हैं फर्दर डिजीजेस को, अगर ये परसिस्टेंटली रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फील करना गलत है, हम ह्यूमन है, वी हैव ऑल टाइप ऑफ इमोशंस, बट यही इमोशंस जब लंबे समय तक परसिस्टेंट रहते हैं, दे मे टेक फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर और डिजीज। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं, वी विल टच अ पॉइंट योगा थेरेपी हियर, कि योगा थेरेपी जो है उसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको एक जगह पे फोकस करने के लिए कहूंगी, दैट इज आदिज्य डिजीजेस। ठीक है, आदिज्य और अनादिज्य दो टाइप के डिजीजेस यहाँ पे बताए गए हैं। आदिज्य जो डिजीज है उसके अंदर एक डिजीज है सामान्य, दैट इज ऑर्डिनरी डिजीजेस, जिसमें आप देखोगे तो साइकोसोमैटिक एलिमेंट्स कॉज ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, कि जब हम डे टू डे लाइफ में इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से इंटरेक्शन करते हैं, उस इंटरेक्शन से जो भी हमें एलिमेंट्स होते हैं, जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो जो है हम उनको सामान्य या फिर ऑर्डिनरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। स्ट्रेस जो है वो ओरिजिनेट होता है हमारे अंदर ही, कहीं बाहर से नहीं आता। ठीक है, इसीलिए हम जो चीज हमारे अंदर ओरिजिनेट हो रही है, जो हमारे इमोशन से ओरिजिनेट हो रही है, उसको कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। हम में इतनी पावर है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब हो सकता है किसी के मन में सवाल हो कि अगर स्ट्रेसफुल कोई सिचुएशन है तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक सही माइंडसेट के साथ में। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो सिचुएशन अगर हमारे कंट्रोल से बाहर है, अगर हम उसे कंट्रोल नहीं भी कर पा रहे हैं, तो क्या है, हम ऐसे मैकेनिज्म लें, ऐसी कोप अप करने के मैकेनिज्म लें जो स्ट्रेस का इफेक्ट हमारी बॉडी पे कम से कम कर सकता है। जैसे कुछ लोग जब वो स्ट्रेसफुल होते हैं वो भाग के आते हैं, रनिंग करते हैं। कुछ लोग जो है रॉन्ग मैकेनिज्म भी, जैसे ड्रिंकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग, ये सब भी मेथड्स अपनाते हैं। लेकिन वो जो मेथड्स है वो शॉर्ट टर्म में हो सकता है सब किसी को बहुत अच्छे लगे, बट लॉन्ग टर्म में वो क्या करेंगे, अगेन दे विल नॉट बी गुड फॉर द बॉडी। तो ऐसे कोपिंग अप मैकेनिज्म में जो है योगा का रोल यहाँ पे बताया गया है। फिर जो है हम यहाँ पे एक अष्टांग योग, दैट इज योगा फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे। अंतरंग योग और बहिरंग योग, ये दो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि जो कि फादर ऑफ योगा है, उन्होंने अष्टांग योग का कॉन्सेप्ट बताया था। उन्होंने टोटल 8 स्टेजेस बताई गई हैं, जिसके अंदर अष्टांग योग के अंदर ये बताया गया कि अष्ट अंग, यानी कि 8 अंग बताए गए, स्टेजेस नहीं है, ये अंग हैं, दीज आर दी लिम्स,
ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं एक पर्सन को, ठीक है, मूव करने के लिए। ये जो मेंटल फ्लक्चुएशंस हैं, ये जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, ठीक है, उसके लिए कैसे जो है क्या क्या अपनाया जा सकता है, मन के लिए क्या है, शरीर के लिए क्या है, स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या है, ये अष्टांग योग के अंदर समेटा गया है। इट इज सेड कि महर्षि पतंजलि फादर ऑफ योगा इसलिए बताए गए क्योंकि जितने भी हमारे दर्शन है, पुराण है, वेद है, सब में कहीं ना कहीं योग के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ने को हमें मिलता है। महर्षि पतंजलि ने क्या किया, सारी चीजों को पढ़कर हम जैसे, आप और मेरे जैसे जो आम लोग थे, जो आज के टाइम पे योगा के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए आज अष्ट अंग दे दिए कि आप ये जो 8 अंग हैं, इनको फॉलो करके यू कैन मूव फॉरवर्ड ऑन दिस पाथ, ऑन द डिसिप्लिन ऑफ योगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टांगानी, ठीक है, ये क्या है, अष्ट अंग बताए गए हैं। विल स्टार्ट विद यम। तो आप यहाँ पे ब्यूटी देखोगे योगा की, कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम योगा टर्म सुनते हैं आज की टर्मोलॉजी में, तो हम योगा क्या मान के चलते हैं, फिजिकल पोस्चर, कि पांव इधर से इधर ले लिया, हाथ इधर उठा लिया, तो उसको हम क्या मान के चलते हैं नॉर्मली कि वो योगा, या फिर ये प्राणायाम कर लिया, एक नाक से श्वास ली छोड़ी। तो सबसे पहला जो एक इम्प्रेशन होता है किसी का, वो योगा को लेकर यही होता है। बट अब हम यहाँ अष्टांग योग में देखेंगे कि कैसे आसन सिर्फ एक पार्ट है, जो हम फिजिकल पोस्चर्स करते हैं वो योग का सिर्फ एक अंग है, वो योग नहीं है, वो योग का अंग है। और योग के अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें यम। यम होते हैं सेल्फ रिस्ट्रेंट्स, जो कि हम खुद के लिए फॉलो करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जो है वो यम बताए गए हैं। आप देखोगे हमने यहाँ पे इसी तरह से बताया गया कि ये 5 यम है जो आपके सोशल इंटरेक्शंस को हार्मोनाइज करेंगे, बैलेंस करेंगे। अहिंसा, किसी के प्रति किसी भी तरह की हिंसा का भाव नहीं रखना, चाहे वो हिंसा वाचिक हो यानी कि बोलने के द्वारा की जाए, मानसिक मन में आप सोच रहे हैं, या फिर कार्मिक यानी कि कर्मों के द्वारा हम किसी और की हिंसा कर रहे के प्रति हिंसा कर रहे हैं। सत्य, हमेशा सत्य बोलने का, ठीक है। झूठ बोलने के लिए हम सब ने बचपन में सुना है कि एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और झूठ को याद रखना पड़ता है, और वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण हमारे जीवन में बनता है। अस्त्य, हमेशा ऑनेस्ट रहना, ऑनेस्टी रखना किसी के प्रति, जो है किसी के चीज के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहना। ब्रह्मचर्य, सेलिबसी, ब्रह्मचर्य का भाव सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल का जो भाव है वो रखना, ठीक है। मैं एक बहुत ही सिंपल सा बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देती हूँ कि आपने डिसाइड किया कि नाउ आई वांट टू बी फिट एंड हेल्दी, बट आप जैसे यहाँ से निकले, बाहर निकलते ही आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी शॉप से मान लो किसी खाने की चीज की खुशबू आ गई, और वहीं पे क्या होता है, वहीं पे आपकी जो ब्रह्मचर्य, वो जो सेलिबसी है, वो वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। यू डिसाइड टू ईट दैट। तो ये जो कंट्रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपरिग्रह, नॉन पॉजेसिवनेस, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। 3 इडियट्स एक मूवी थी जो बहुत ही फेमस थी और सभी ने देखी होगी। उसमें एक कैरेक्टर होता है जहाँ पे जो आमिर खान का कैरेक्टर होता है, वो किसी के शूज पे पुदीना की एक चटनी डालता है, और फिर ये दिखाते हैं कि कैसे जो है वो एक शूज को लेके, जो एक पेयर ऑफ शूज थे उसको लेके वो कितना बड़ा इश्यू क्रिएट करते हैं। तो वो क्या है, वो पॉजेसिवनेस है अपनी चीजों के प्रति, वस्तुओं के प्रति। जब हमें अपनी वस्तुओं के प्रति और चीजों के प्रति पॉजेसिवनेस होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए डिस्टर्बेंस का कारण बनते हैं। तो ये जो है 5 यम बताए गए हैं कि इनको फॉलो करके आप खुद को जो है हार्मोनाइज कर सकते हो, खुद को जो है एक सेल्फ रिस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हो। यम के बाद में जो नेक्स्ट आता है दैट इज नियम। नियम जो है ये शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब हमारे नियम बताए गए हैं कि इन सब नियमों को फॉलो करें हम, ठीक है, ताकि हम खुद की इनर फीलिंग्स को कर सकें, ठीक है। शौच प्योरिटी होती है, प्योरिटी चाहे शरीर की हो चाहे मन की हो। संतोष, जो मिला है जितना मिला उसमें संतोषित रहें। बट मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ और आपको भी ये कहूंगी, संतोष का मतलब ये नहीं है कि हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म करना जरूरी है। कर्म करने के बाद में फल जो मिले उससे संतोषित रहना। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में कमी रह गई हो, या फिर हो सकता है अगली बार हमें और बेटर मिले। तब होता है कि ऑस्टेरिटी होती है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय में स्टडी जो है वो टेक्स्ट की भी है और स्वयं की भी है। हम स्वयं के विचारों को, हम स्वयं को पढ़ें,
ठीक है, बहुत बार हमारे लिए इजी रहता है किसी और की गलतियां निकालना, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि हम पहले ये देखें कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें क्या इम्प्योरिटीज है, और पहले हम उनको सुधारें, तो हो सकता है कि फिर हमें किसी और में कमी दिखे ही ना। और ईश्वर प्रणिधान की जो भी हायर फॉर्म है, जो भी है, उनके प्रति कंप्लीट सरेंडर करना, चाहे वो आपके गुरु हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, या फिर वो भगवान के एक प्रतीक हैं, उनके प्रति पूरी तरह से सरेंडर करना। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, इसके अंदर अंग आता है, वो आसन आता है, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है, जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, हर कोई जो है इसी के पीछे है। ठीक है, शरीर की सुंदरता के लिए जो किया जाता है। ठीक है, बट जो महर्षि पतंजलि ने जो आसन के बारे में बताया गया वो बहुत ही सिंपल सा बताया कि स्थिरम सुखम आसनम, कि जिस पोस्चर में आप स्थिरता से और सुखपूर्वक बैठ सको, ठीक है, वही जो है आसन बताया गया। लेकिन वो स्थिरता और सुखपूर्वकता कैसे पाई जाएगी? वो एफर्ट से पाई जाएगी, वो निरंतर अभ्यास से पाई जाएगी। ठीक है, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन जो है, बहुत सारे अभी मैम आपको बताएंगे मिथ्स में, उसमें एक मिथ ये भी है कि फ्लेक्सिबल लोग ही जो है योग कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके जब आप एफर्ट्स डालोगे, धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करोगे निरंतर, बहुत ज्यादा खिंचाव भी नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करना है पोस्चर्स को, और धीरे धीरे करके आप महसूस करोगे कि कैसे जो है जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अपने आप आ जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे, दैट इज प्राणायाम। नेक्स्ट अंग जो है वो प्राणायाम है। प्राणायाम क्या है? श्वास जो है, जो हम सब लेते हैं, अगर आप अभी महसूस कर पाओगे तो आप श्वास ले रहे हो, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, मैं अभी बोल रही हूँ, तो भी श्वास स्वतः ही चलती रहती है। हम ये भी महसूस कर पाएंगे कि जब भी कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है तब भी हमारी श्वास क्या है? अनरिदमिक हो जाती है। जब हम गुस्सा होते हैं श्वास बहुत जल्दी जल्दी आती है, और आपने महसूस किया होगा, इफ यू रिमेम्बर, कि श्वास, गुस्से को शांत करने के लिए कोई हमें क्या कहता है? धीरे धीरे श्वास लो, सांस भरो, सांस लो, पहले श्वास लो। तो वही जो है प्राणायाम का रोल है, कि प्राणायाम क्या है? श्वास को लंबा दीर्घ खींचना। ठीक है, इसमें हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक जो कछुआ होता है वो कम 150 से लेके 200 से लेके 300 साल तक जीता है। क्यों? कछुआ जो है वो 1 मिनट में 3 से 4 श्वास भरता है। कुत्ता जो है वो आपने देखा होगा कितना जल्दी जल्दी श्वास भरता है, 30 to 35 ब्रेथ्स पर मिनट। तो कुत्ते की आयु कितनी होती है? एक डॉग की आयु रहती है लगभग 9-10 साल, 11-12, अगर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिला है। एक ह्यूमन जो है वो नॉर्मली 12 to 18 ब्रेथ्स होते हैं पर मिनट, और उनकी नॉर्मल एज होती है 70 to 80। तो यहाँ पे जब हमें कहा जाता है कि श्वास जो है वो गिन के दी गई है, तो दैट मीन्स कि श्वास गिन के ही दी गई है। तो उनको जितना दीर्घ श्वास कर सकते हो, जितना आराम से ब्रीथ कर सकते हो, उतना आराम से ब्रीथ करना चाहिए। ठीक है, वो हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको भी बैलेंस करता है। फिर अगला अंग जो यहाँ बताया गया वो प्रत्याहार, इंद्रियों को लेके। आप देखोगे हमारे मन की भी बातें हो गई हैं, हम कैसे दूसरों के प्रति व्यवहार करें, कैसा हमें स्वयं में होना चाहिए, कैसे हम इस शरीर को सुधार सकते हैं, कैसे हम प्राण को देख सकते हैं, इन सब के बारे में हमने अभी बात कर ली है बॉडी से रिलेटेड। अब हम बात करें इंद्रियों के बारे में। जो इंद्रियां हैं, जो स्वाद है, जो खुशबू है, जो देखना है, सुनना है, टच है, हम देखेंगे हम सब जो है ह्यूमंस जितने भी है वो इंद्रियों से ड्रिवन होते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ जित जाएगा, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो उसको देखना चाहेगा, उसको टेस्ट करना चाहेगा, उसको छूना चाहेगा। तो ये क्या है? ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। अब जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए जो प्रत्याहार है वो इंपॉर्टेंट है, कि इंद्रियों को बाहर से हटा के अंदर की ओर इनवर्ट्स कर लेना। जैसे एक कछुआ होता है वो अपने सारे लिम्स को, हाथों पैरों को अंदर कर लेता है ना, वैसे ही हमें क्या करना है, जो हमारी इंद्रियां कॉन्स्टेंटली बाहर की ओर एंगेज्ड है उन सबको अंदर की ओर करना है। खुद को देखो, खुद को जानो, खुद को पहचानो। ठीक है, और ये हमारी बहुत सारी एनर्जी भी सेव करता है। अननेसेसरी चीजें हम नहीं देखते, अननेसेसरी चीजें जो हम बातें सुनते हैं वो सब क्या करता है? दिमाग में क्लटर क्रिएट करता है। तो उस क्लटर से बचने के लिए और अपने आप को जो है जानने के लिए, अपने अंदर, क्योंकि योगा इज अ जर्नी टू द सेल्फ, थ्रू द सेल्फ। ठीक है, तो ये जो जर्नी है ये हमें प्रत्याहार के द्वारा हमें समझ में आ सकती है। ठीक है, जैसे लोग त्राटक करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, अपने अंदर मग्न रहते हैं, दैट इज प्रत्याहार। फिर उसके बाद में 3 स्टेप्स और आते हैं, यहाँ पे 3 अंग और आते हैं जिनको हम अंतरंग योग बोलते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि। ये अगेन ये वो सारी चीजें हैं जो हम पहले ऋषि मुनियों को हम देखते थे कि कैसे वो जो है किसी एक पॉइंट पे फोकस करते थे। फिर वो फोकस जो है जब लंबे समय तक बना रहता था तो हम उसको ध्यान बोल देते थे। तत्र प्रत्येकांता ध्यानम, की जहां पे एक तांता के साथ में हम ध्यान दें,
वही क्या है, ध्यान है। और सबसे आखिर में आता है समाधि, जो एक अनडिस्ट्रप्टिव स्टेट होता है, जहां पे जो है समाधि की जो पर्सन है उसका भी कोई आभास नहीं रहता, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर आप ध्यान कर रहे होते हैं वही बच जाता है। तो ये जो है हमारे सारे अंग हैं, अष्ट अंग हैं, जो कि महर्षि पतंजलि ने दिए हैं हम सबके लिए, ताकि हम जो है इसको और इजी तरीके से समझ सकें। ये जो स्लाइड है इसमें आप देख पाओगे कि ये सारे लिम्स के क्या क्या अफेक्ट होते हैं। ठीक है, जो हमने यम की बात की तो वो हमारे कैरेक्टर और कंडक्ट को बिल्ड करता है, नियम हाइजीन और डेडिकेशन को, आसन हेल्थ और स्ट्रेंथ के लिए, प्राणायाम लाइफ फोर्स के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए प्रत्याहार है, और इंटरनल कनेक्शन। तो ये सारे जो है हमारे हेल्पफुल है। तो लास्ट में मैं इस सेशन को एंड कर पाऊंगी, मुझे लगता है मैंने शायद थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, उसके लिए माफी चाहूंगी। What lies before us and what lies behind us? Small matters is small matter as compared to what lies within us. कि सब कुछ छोटा है, बाहर का जो भी है, हमारे आगे पीछे जो भी है मेन, वो वही है जो हमारे अंदर है। Thank you so much for giving me this platform to share here. Thank you. जी, बहुत बहुत आभार निहारिका जी। आपने बहुत ही सहजता के साथ योग के जो अलग अलग पक्ष हैं उनकी प्रस्तुति की है, और आपको सुन के तो लगा कि वास्तव में योग तो एक समग्र जीवन पद्धति है। आम आदमी के मन में तो यही धारणा है कि सुबह सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार और जो अलग अलग तरह के आसन हैं वो करना ही शायद योग है। लेकिन आपने योग को जिस पारिभाषिक तरीके से उसके अलग अलग जो पक्ष हैं, प्राणायाम से लेकर के, आपने, मुझे लगता है पूरी जीवन पद्धति है। आपने सत्य की बात की, आपने चरित्र की बात की, आपने अपरिग्रह की बात की, आपने प्रामाणिकता की बात की, और पूरी जो एक यात्रा है, योगा इज ए जर्नी जैसा आपने कहा, और वो जर्नी शायद बाहर से अंदर की ओर है। और श्वान और कछुए के प्रतीक के माध्यम से जिस तरह से आपने हमारे इस पूरे जीवन का मूल्यांकन किया है, मुझे लगता है कि सूत्र रूप में यदि कोई समझना चाहे इस योग का मर्म, तो वो शायद इनके माध्यम से समझ सकता है। आपने पूरी भारतीय परंपरा महर्षि पतंजलि से लेकर के आज तक उसको जिस तरह से एक सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया, बहुत बहुत आभार आपका। किसी भी हमारे पार्टिसिपेंट के मन में यदि कोई जिज्ञासा है तो प्रज्ञा जी के वक्तव्य के बाद अपन फिर उनसे बात करेंगे। और जैसा निहारिका जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कई तरह की भ्रांतियां हैं, मिथ एंड फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उस पर डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक आपसे बात करेंगी। प्रज्ञा जी एक समर्पित और अनुभवी मीडिया शिक्षिका है। उन्होंने मीडिया साक्षरता, जिसे हम कहते हैं मीडिया लिटरेसी, और मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, और संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन क्षेत्रों में वो लगातार एक ट्रेनर के रूप में काम कर रही है। हमारे इस मंच पर पहले भी एक बार वो आ चुकी हैं और मीडिया लिटरेसी के कई पक्षों पर उन्होंने बात की है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के बात की है। आप भी, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि हरियाणा के हिसार से आप जुड़ी हुई हैं, और हिसार की जब जब भी यात्राएं हुई तो उनसे इन सब पक्षों पर नियमित रूप से संवाद भी होता रहा। और जो हमारा गूगल न्यूज इनिशिएटिव एक है, जिसने फैक्टशाला नाम से एक अभियान शुरू किया है, एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रेनर तैयार किए हैं जो ये जो फेक न्यूज आती है, हम लोग जी रहे हैं इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के दौर में, कैसे अपने आप को नियंत्रित रखें। जैसा अभी आपसे कहा निहारिका जी ने कि हम जाते हैं और खाने की खुशबू से हमारा मन जो है डोलने लगता है और सब कुछ भूल जाते हैं जो कुछ हमने अभी थोड़ी देर पहले योग के महत्व को लेकर के ये प्रण लिया था कि हम जीवन को सहज सामान्य बनाएंगे। लेकिन एक जरा सी खुशबू ने कैसे हमारे को डामाडोल कर दिया। ऐसे ही हम वो मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते करते जो मैसेज आया तुरंत फॉरवर्ड कर दिया, ये बिना सोचे समझे। चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कितने तरह के मैसेज गए। इवन अभी जो एयर इंडिया का एक दुर्भाग्यजनक घटना जो घटी थी, उसमें किस तरह से कोई नेपाल का प्लेन क्रैश हुआ है, उस एयर इंडिया का क्रैश बता दिया कि कितनी सारी भ्रामक सूचनाएं हुई, और हमारे प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि आप फॉरवर्ड करना छोड़ दें। तो ये पूरा एक अभियान जो है वो प्रज्ञा जी संचालित कर रही है, और देश में अलग अलग स्थानों पर उन्होंने कार्यशालाएं आयोजित की हैं। आपने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी
साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से मास कम्युनिकेशन में पीएचडी किया। वहीं से आपने अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और ग्रेजुएशन आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया। जो आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो, जैसा मैंने शुरू में कहा, मीडिया लिटरेसी ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, डिजिटल सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, उसमें भी आप गाइड करती रही हैं, पब्लिक स्पीकिंग, सार्वजनिक भाषण कला और अकादमिक लेखन और प्रकाशन, स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में आप नियमित रूप से इन विषयों पर लिखती रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में भी आपने काफ़ी काम किया है। मीडिया प्रशिक्षक के रूप में पिछले 7-8 साल से आप कार्य कर रही हैं और पूरे देश में उन्होंने इस तरह की कार्यशालाएं संचालित की हैं। लगभग 1 दशक तक आपने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य भी किया है और वर्तमान में CVLU भिवानी और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में आप विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी कार्य कर रही हैं और इन इंस्टीट्यूशंस के जो नेक एडवाइजरी कमेटी है उसकी भी आप मेंबर हैं और महिला प्रकोष्ठ रोजगार विभाग हिसार का उसके एक्सटर्नल मेंबर हैं और CSR डिजिटल सुरक्षा मेंटर के रूप में काम कर रही हैं और अनेक विद्यालयों विश्वविद्यालयों में जो साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन हैं वहाँ निर्णायक के रूप में भी आपकी उन महत्वपूर्ण स्पर्धाओं प्रतियोगिताओं में बराबर रहती है। मीडिया साक्षरता पर आपकी एक पुस्तक आ चुकी है और जैसा मैंने कहा कि आप पत्र पत्रिकाओं में और डिजिटल पोर्टल्स पर नियमित रूप से कॉलम राइटिंग करती हैं और आपको अनेक राष्ट्रीय स्थानीय स्तर के अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं डिजिटल क्षेत्र में काम करने के लिए, डिजिटल अवेयरनेस को लेकर के और डिजिटल एजुकेशन इसमें लेकर के जो आपने काम किया है। तो समग्र रूप में डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम आदमी को संवाद की शक्ति और मीडिया जागरूकता से जोड़ने का जो कार्य है उसमें लगातार पूरी तरह से आप बहुत ही समर्पित भाव से कार्य कर रही हैं और उनका कार्य और दृष्टिकोण नई पीढ़ी को एक समावेशी, सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने की भी प्रेरणा देता है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक से कि जो आपका अनुभव इन क्षेत्रों में काम करने का है उसको आप हमारे साथ शेयर करें, विशेषकर जो योग के क्षेत्र में आपने ट्रेनिंग दी है और जो आप काम कर रही है। और निहारिका जी ने भी प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था कि योग को लेके बहुत मिसकंसेप्शन है कि बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए या किस तरह से योग को लेकर के, तो हम उस आम आदमी की दृष्टि से किस तरह से योग की वो भ्रांत धारणाएं हैं और कैसे उनको दूर करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस योग को हम अपनी जीवन पद्धति के साथ जोड़े। डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक। Thank you, sir. Thank you for this generous introduction and my gratitude to Communication Today team and Bharti News and their institution, Huda sir, Dhanawat sir, and entire team for inviting me for giving my lecture here on this platform. And first of all, my best wishes and for International Yoga Day, and I wish we all should have a healthy and happy life. So now I'm going to share my PPT. Is it visible, sir? Yes, ma'am. Now it's visible. Right. So as Niharika ma'am has already discussed about yoga philosophy and how we can live stress-free life, how actually yoga is, which a yoga teacher can definitely explain very well and very well presented. She has presented everything about yam, niyam, pranayam, pratyahar, and very simplified way. I'll talk about debunking yoga myths because we have seen the day when International Yoga Day approaches, we keep on receiving number of messages
everybody is inclined towards yoga, whether they want it or not, but still it is attracting people. And it has become mandatory also for educational institutions, other institutions, individuals, groups, society, they are inclined towards it. Simultaneously, the myths and misinformation is also going around with that. Slides are not moving, I think, ma'am. Is it visible, ma'am? Just please keep on telling me if it is visible to you or not. Second slide, is it visible? Yeah, ma'am, we can Okay. see the Right. In the yogic culture, Lord Shiva was known as Adi Yogi. He was the first yogi, or you can say he was the originator of yoga, and he was the one who put this seed into human mind about yoga. So he, Adi Yogi, Lord Shiva, he made humankind understand yoga, and he was called Adi Yogi. In Bhagavad Gita also we say yoga is the journey of the self through the self to the self. It is the journey within. And it says that role of yoga in self-discovery and spiritual growth. It emphasizes that yoga is not merely a physical exercise, but a path that leads you to a deeper understanding of yourself. And it connects you to the highest supreme power, highest consciousness. So it directly mind, soul, and body, the balance of mind, soul, and body is there. So Bhagavad Gita describes what yoga is. Today on International Yoga Day, the theme of today's day is Yoga for One Earth, One Health. It perfectly encapsulates our collective aspiration to have the healthier world, to have the healthier planet, and have each and everyone happy and healthy. And it really emphasizes perfectly that we should be happy and healthy through yoga. Now we see that today is International Day. The moment this day started approaching, we start receiving messages from all corners, like whether it is digital platforms, social media, newspapers, word of mouth. We keep on receiving different kind of messages related to yoga. The excessive information is there, the information overload is there, the plethora of information is there. Everybody is having interest in yoga, but what kind of information they should consume or not everybody is aware about that. So this is one of the viral posts which some of us received on our social media or on WhatsApp also, that IIT, they are offering such yoga teacher training course. This was the misleading information which was debunked by PIB, Press Information Bureau. We know that IITs, they are collaborating with different institutions and organizations to offer some training courses, diploma courses. So people, they thought that yoga course is also being offered by them. So it is not so. They have their own club, two or three IITs, they have their own club, but that for their teachers, their employees and students. But no such course was offered by any of the institutions. So this was a misleading information. And because we like yoga, many people, they want to become trainer, many people, they want to become teacher also, and quick learning they want. That's why they start believing and they started circulating this information. So what we need here is, for example, this information when they receive, first of all, think critically whether IITs are offering. Can they? If yes, then what can be the ground? And who has sent you this information?
from where it has come to you, when it has come, what is the information, why it has come, and how, which medium has been used, why only you have been chosen for this information. If we think about this information critically, that will help us to form our judgment sensibly also. And we need to analyze the information from all perspectives. Because once we heard that IITs are offering some courses for common people also, that's why it become people, they do believe this can happen. So see the information from all point of view. Now we see that information, when we receive excessive information, there are chances of having information disorder. For example, misinformation. Misinformation is that information which is false information, but when it is being spread or disseminated, the person who is spreading doesn't know that it is a misinformation. And it can be unintentional mistake. For example, it can be inaccurate caption of the information or message, date, statics, or translations, or when a satire is taken seriously. This is happening, but most of the time, the satire content is being taken seriously. That was for the purpose of enjoyment and just for the enjoyment. But when we take it seriously, it becomes misinformation and it may harm somebody's emotions also. And disinformation is also false information, but it is being spread, or it is being disseminated with the bad intention. Here, the person who spreads intentionally spreads that information, like fabricated or deliberate information and manipulated content. So all these are the examples of disinformation, which is created for the purpose of tarnishing the image or harming the image of the person or the institution. And malinformation is deliberated information, but here the information is correct also. When we correct the information, when correct information is being disseminated with bad intention. For example, when we deliberately disseminating the personal information of somebody without keeping them in confidence that you are disseminating their information. So sharing their information in public domain, which they don't want to be in public domain. So it is malinformation. So this is a kind of the information disorder where we receive different kind of information and we need to see whether the information is misinformation, disinformation, malinformation. So what is the intention behind that information? And when we recognize that information, it helps us to consume the message sensibly. This was also one of the viral posts where it was written that our PM, he is performing yoga. While it was the false information, this was Vishwas News. They debunked this misinformation. It was not RPM's photograph. This is B.K. Iyengar's younger time, when he was young. At that time, he was performing it. This was a black and white photograph. So maybe it looked similar. It looks similar, but it is not. So it was also debunked by the Vishwas News. So there are many organizations, like many institutions, individuals, they are working towards it to debunk fake news, debunk misleading information, so that people can identify what is wrong and what is right. And what can be the reasons of such information when we receive, whether it is of misleading information, whether it is misinformation, disinformation, or even myths? The reason of all these are few. There can be more also, like propaganda, publicity, conflict, parody, manipulation, false context, and mischief, falsehood, monetized virality,
diversion, imposter content, rumors, unscientific content, unscientific claims, users created content, or intentions. So all these, there can be any reason. Most of the time, the reason is viral post, monetized virality. Whosoever is making this information public, they wanted that it should, their post, their web page, or their digital platform should be viral, so that they can earn money. So that is most of the time it is the reason, and sometimes it can be misinformation also. It can be malinformation. It can be disinformation, and there are many other parody. It can be just for the purpose of entertainment purpose. It has been made and then it becomes public, and sometimes the context is different and being spreaded in different contexts. So these are some reasons of fake, myth, or misleading information. So these are some other myths. This is my photograph. I'm just practicing it. You can learn it through books. Like this is also a myth, one of the myths, that yoga can be learned through books. You can have the knowledge, you can have the understanding about through books, but when you are practicing, you need to have some guru, some teacher or mentor who can help you to tell the effects and ill effects of that particular asana, pose, or whatever we are practicing. I myself learned from Ayush Ministry of Ayush. From Ministry of Ayush, there was trainer, and I learned from her. And before that, during my school time, I learned from my teachers. I played up to national level also, and after that, again, I learned it from Ayush trainers, so that I can learn it properly. Yoga belongs to one religion. It is also one of the myths. Like it is, I know many friends who are non-Hindus and they are learning yoga, they are performing yoga, and they believe in that. So it is not only for the religion, though it originated from there, but now it is above all religion, caste, color, creed, religion. It is above all that. Yoga is only bodily posture, as ma'am has also said. It's not only bodily posture. It, for some it can be, but actually it is not that. It is about the, not the perfection. It is about the progress of your work. It is time consuming. It is up to you how much time you wish to give. There are 10 or 15-minute yoga also, which you can practice. I myself started for 10 and 15 minutes also, even 2 hours also. It is totally up to me. If I have enough time, I perform like that. So it is not that way that it is time consuming. Yoga means total lifestyle change. No, you don't need to change each and everything for that. Only thing is you have to take out time for your practice. First, you have to have control over your mind. You have to bring back your consciousness into yourself. Only then you start thinking, and then body also get synchronized with your thinking. As Niharika Ma'am said, first the idea comes into your mind. When you have control over your idea, yes, today I have to start, then definitely you're going to start. So lifestyle you don't need to change, but definitely if you perform, you will see the changes in your health improvement. Those changes will be positive ones. Yoga will automatically make you happy. Happiness is in your hands. It lies in your hands. If you wish to be, you will be. If you don't want to be, nobody can make you happy. Doing more advanced poses means you're better at yoga. That is also one of the myths, which normally people, they say, we cannot perform this, so we don't know yoga. It is just a progress, not the perfection. If somebody is performing very good yoga pose, that doesn't mean
you don't know or you cannot learn, you can learn. And even if you're not performing well, but at least you are trying for that. So consistency is very important. Progress is very important. Yoga is for younger people, young people. This is also one of the myths. When we talk about yoga with elder people, senior citizens, they say कि no, we cannot perform it. हम इतना body को stretch नहीं कर सकते. You don't need to stretch that much. Yoga is not for young people only. Definitely, if we start from childhood, as I did I learned during my childhood, that is good. But it doesn't mean you cannot learn it in later stage. These are the ladies who were performing yoga in park. Then after that, they performed on chair. Yoga is also there, and I also joined them during morning walk. And regularly they are performing yoga and exercise, and they chant mantra also and bhajan also. So that was a wonderful thing which I saw in park, and that is the purpose of how to keep the balance of mind, soul, and body. Now, yoga is not for aesthetics. It is, but under the guidance of either your doctors or your mentors. It doesn't mean you cannot perform, but definitely with the guided support you should be performing. Yoga is for awakening Kundalini. As Aniharika ma'am also mentioned earlier, people they used to think yoga is for that. There are different type of yoga. It depends which yoga you want to follow, and it is not awakening. It is not merely awakening for the community. If somebody wants, they can, but it's not for each and everyone. Yoga is the last hope for the sick and the ailing people. It can help you, but it is not a cure. Neither it is a cure, nor it is medicine. You need doctors at that stage, but it definitely improves and it helps you to get better. Yoga is for the secluded living in the Himalayas. It was also one of the myths that if you want to have a secluded life, go to the Himalayas, you go to the hilly areas or the secluded place and then perform yoga. Otherwise, you cannot. Definitely, we like if the place is cool, calm, you perform well, but that doesn't mean you don't need to go to the Himalayas. You can perform in your room, in your house also, light and window. If a room is airy, light is coming, and just a mat you require there, and you can perform yoga. You can learn, you can practice, and calmness starts from your like mind. Only then you can keep calm. Yoga is a miracle or joy. People they think if we will perform yoga, everything will be cured well, our mind will be stable, our body will get cured. But it is not a jadoo, it is not a miracle, it is a consistent effort and practice. Practice for your mind, body, soul balance. These are also some more myths like yoga is only for the flexible people. In fact, if you perform yoga, you learn from yoga, you practice yoga, you will become flexible. But you don't need to be flexible first and then perform yoga. It's not that way. You keep on trying, but you will feel there will be changes. We have seen people like if when they were having frozen shoulders and they were unable to walk, yoga helped them to walk properly, and that is a movement. So it is not that way. So you need to be flexible first. You need to be fit to do yoga. Again, fit. Yoga means you are where you are. You have to be there only, whether you are a beginner or an athlete or you are at the advanced stage. You can start from there. Beginner, you can be a beginner at any stage. It doesn't mean that if you have not performed it earlier, you cannot perform today. Yoga is just for women. It is also one of the myths that yoga is for women only. Definitely, we see that most of the time, there are more women in yoga practice, but men are. It is meant for humankind. Lord Shiva gave it for humankind, not only for the women.
So it is for it is for the body, mind and soul. Yoga isn't a real workout. It was also a myth. Yoga builds strength, endurance, flexibility. So everything is there. If you keep on learning, systematically you need to learn. I don't have time for yoga. This is the excuse only. So you can take out time, 15 minutes, 10 minutes. Twice a day you can perform, twice a day you can perform. If you're not having in a one stretch, then you can split the time. So what to do now? Start where you are. There are modifications for every course. It's not necessary which you have seen or learned somewhere. You have to practice that only. You can modify as modernization of yoga has helped everyone to adopt it. That's why in foreign countries also, you will see there are more yoga trainers. Everything they are performing as we are performing in India, and they have modified those poses also. Focus on progress. The emphasis on gradual improvement and listening to your body, not pushing beyond your limits. This is also important thing to notice that if you know your body well, you need to listen to your body. Don't ignore what body is saying. If you're not well, if you don't feel well, then don't perform. Just because you are in a class, somebody is giving you, or your mentor is giving you instructions, you may tell them that you are not in a state to perform more. So that is up to you. You understand your body well. Start small. Begin with small or basic poses instead of keep on learning difficult poses. So it is better you start small and begin with the small one. Listen to your body as mentioned earlier. Track your progress. Notice subtle improvement in flexibility, strength, and mindfulness. Mindfulness is having in having the experience of your existence. Have your experience of existence, feel your existence. That is, so note that you will keep on receiving those messages, but these are very gradual, slow, and it sometimes it seems that you are not receiving any result. Embrace the journey. Yoga is a lifelong practice of learning and growth, not a sprint to perfection. As I told earlier also, it is not about the perfection, it is about the progress. So it is a slow process, not a sprint. Just you will see you have put your foot forward and next step, you will learn everything. This is not that way. Patience is required, calmness is required, consistency is required. So now about the myths, misinformation, fake information. If we come across with that, or already we are prejudiced about some myths, then what we can do is go to the authentic source of information. These are some sources of information specifically for yoga also. Ministry of Ayush, My Government, Cyberdoors, PIB, Ministry of Information and Broadcasting, Yoga Ayog, Haryana Yoga is also there, Cyberdoors, and Google Lens for the picture identification. If you wish to see the authenticity of any picture, the two pictures I shared earlier. So the authenticity of those pictures you can check in Google Lens also. And Yoga. You can ask your guru, who are your teachers, your mentors, or from where you're learning. From there also you can see and check the authenticity of any doubt even. Not only the information, if you're having doubt, people they keep on asking whether we can eat this, whether how much like there should be difference in your time, interval time between your yoga practice and having food. So you may have many questions. Those can be asked from those your yoga trainers, yoga guru, or teachers. These are different kind of yoga.
which Niharika ma'am told about Ashtanga Yoga. These are different: Hatha Yoga, Vinyas Yoga, Ashtanga Yoga, Kundalini, Bikram, Iyengar, Jain, and restorative. I gave you the view, not we are going deep into it. So these are different, and anybody can follow any type of yoga which they are feel comfortable. They can follow it easily. These are some things of related to yoga. Our modern gurus, Sadgurus, and like BKS Iyengar, they also give there's some quotes on yoga which are inspiring for the humankind. Just I am sharing it with you all. Yeah, this is about Patanjali's Yogen Chittasya Padein Vacha Malam Sharirasya Cha Vaidyakhena Yopa Karoti Pravram Munina Yopa Karoti Pravram Munina Patanjali Pranjali Ramotsmi. This shows that Guru Patanjali, who gave yoga, father of yoga, who also said he is ancient yoga. Bhagavad Gita and Patanjali is ancient yoga, and Sadguru BKS Iyengar is a modern guru. They like people, they follow them also. So this slok gives our gratitude, express gratitude to Patanjali, who gave yoga to this world, for our body and for language also. It says कि जिस तरह body के लिए योग हेल्प करता है, जिस तरह हमारे चित्त के लिए योग है, और हमारे शरीर के लिए औषधि है, और हमारे भाषा के लिए व्याकरण है, ये योग गुरु पतंजलि ने दिया है, उन गुरु को हम नमन करते हैं. So these are some shloks which are very inspiring while you're performing, and these are my photographs which I'm shared for my own inspiration and keep on practicing every day. Samatva Yog Uchyate. Yani ki Yog is equanimity. Yog involves maintaining balance and peace in all situations. And this is what we believe, that Yog can bring balance in our life, mind, soul, body. It's not necessary at a time you will receive everything or you will achieve everything, but definitely with time we will learn it. So this is all about my today's presentation. Thank you everyone. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक जी. आपने योग को लेके जो भ्रांतियां लोगों के मन में हैं उनका भली भांति निवारण किया. जीवन में योग की प्रैक्टिस हम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कोई एक गुरु या ट्रेनर आपके साथ हो जो आपको सही राह दिखा सके. सूचनाओं के इस महासागर में किस तरह से हमारे पास गलत सूचनाएं आ रही हैं, उसका पूरा एक जो उसका स्वरूप है उसको भी आपने समझाने की कोशिश की, और सतर्क, सजग और सावधान रहने की अपेक्षा भी सभी से की है. और योग के क्षेत्र में भी जिस तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं वहां भी आपने सतर्कता की बात की. ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आम व्यक्ति के मन में अनेक जिज्ञासाएं होंगी, और मुझे लगता है हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी अपने अनुभव और ऑब्जर्वेशंस या प्रश्न हो सकते हैं. लेकिन अपन प्रश्न आमंत्रित करें उसके पहले मैं एक बार फिर प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ष की शाम को यादगार बनाने के लिए आज के हमारे दोनों जो विशिष्ट वक्ता हैं उनको ई सर्टिफिकेट और ई स्मृति चिन्ह प्रदान कर एक स्मृति के रूप में संजोने का अवसर. जी, ये प्रज्ञा जी का सर्टिफिकेट, ये आपको हम व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे अभी. थैंक यू सर. थैंक यू. और जो भी हमारे और पार्टिसिपेंट को सवाल पूछना चाहें या टिप्पणियां हो वो हैंड रेस कर सकते हैं.
और अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें और अपनी टिप्पणी करें। It's visible, right? हाँ, ये आ गया है, अब आ गया है निहारिका Yes. जी का। Right. और अब ई मोमेंटो, ई स्मृति चिन्ह। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल। वो कंसिस्टेंसी की बात करिए ना अभी हम। Is a gratitude of respected owner from our ये side निहारिका जी का ई मोमेंटो है। today. बहुत सुंदर। Thank you so much, sir. Thank you so much. चलिए, थैंक यू। हाँ जी, सूरज देव जी। जी सर, नमस्कार। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सूरजदेव प्रसाद विद्या विश्वविद्यालय मेरठ में सहायक प्रवक्ता के पद से कार्यरत हूँ और वर्तमान समय में मैं यात्रा में हूँ, वजह से तो इसलिए आवाज आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। निहारिका मैम से एक सवाल था। जब मैं दिल्ली में रह रहा था उस वक्त ये कई बार जहन में आता था कि भागम भाग और संतरास घुटन भरे इस जीवन में, जबकि सबके चेहरे उदास हैं, लटके हुए हैं और हर कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई उसकी ट्रेन छूट रही है, भाग रहा है लगातार। ऐसी स्थिति में इतना दबाव है, चाहे वो कार्यस्थल हो, चाहे वो उसका दैनिक जीवन हो, तो ऐसी स्थिति में वो लंबी सांसें कैसे ले, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि इतना जो अवस्था है हम महानगरों में और तमाम लोगों के जीवन में देख रहे हैं, तो उसमें लंबी सांसें कैसे लें ताकि हम अपने जीवन को के ऊर्जा को संरक्षित कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। तो थोड़ा सा निहारिका मैम इस पे प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा। जी, बहुत ही अच्छा किया है आप। ये यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है, कहीं ना कहीं सभी को जो है, सभी के लिए बेनिफिशियल है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि आपने बताया कि भाग थोड़ा दौड़ भरा जीवन है। ये जीवन भाग दौड़ भरा है नहीं, जितना हम उसे बना देते हैं टाइम मिसमैनेजमेंट की वजह से, हमारे रिसोर्सेज मिसमैनेजमेंट की वजह से, हमारी प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि हम घर से निकले और हमने देखा बहुत सारा ट्रैफिक और हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। हमें पता है ये ट्रैफिक रोज होता है, फिर भी हम जो है घर से उतनी ही जल्दी निकलते हैं कि हम डायरेक्ट पहुंच जाए बिना ट्रैफिक के हुए। तो ये जो हमने बनाया है, ये कहीं ना कहीं हमारे वजह से ही बनता है। बट स्टिल आपने बताया कि भागदौड़ बहुत व्यस्त जीवन है, ठीक है। स्पेशली जितनी बड़ी सिटीज हैं, दिल्ली जैसी सिटीज है, वहां पे तो और भी ज्यादा व्यस्त है। तो इसमें हमें, अब आप मान लो कि मेट्रो में, दिल्ली में जैसे मेट्रो बहुत फेमस है, ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में भी हम फोन में लगे हुए कुछ देख रहे हैं। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी हमें ध्यान आ जाए हमें लंबी गहरी सांस भरनी है। ऐसा होता है ना, और फिर धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें कॉन्शियसली करना है। स्टार्टिंग में देखो, कोई भी हैबिट हमें फॉर्म करनी होती है, हमें कॉन्शियसली फॉर्म करनी होती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो ऑटो पायलट मोड में आ जाता है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, एक बच्चा है वो साइकिल चलाना सीखता है, एक बच्चा है वो चलना सीखता है। जब वो चलना सीखता है तो देखो वो कैसे एक एक कदम को ऐसे रखेगा, बैलेंस करेगा, फिर रखेगा, फिर बैलेंस करेगा। लेकिन हम सब बड़े हो चुके हैं, हमें चलना आता है। हम कभी सोचते हैं कि हमें चलने के लिए पहले दाहिना पैर रखना है, फिर बाहिना, और बैलेंस बना के चलना है। तो क्या करना है, शुरुआत में हमें कॉन्शियसली जब भी याद आए लंबी गहरी सांस भर ली और खाली की, ठीक है। पहले हम याद कर करके करेंगे वो, और फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, वो हमारी हैबिट में आ जाएगा। और लेट हो जाओ तो सवाल का जवाब देखते हो सूरज जी, लेट हो जाओ तो घबराओ मत। कई बार लेट होने से जीवन बच जाता है। देखा ना आपने, एयर इंडिया के प्लेन में वो बच्ची लेट हो गई है, जीवन बच गया। 10 मिनट लेट हुई थी केवल। तो इसलिए क्या पता ईश्वर ने ये विधान रख रखा हो कि भैया आज लेट होना है, क्या पता और कौन सी उस घड़ी टाइम पे टल बहुत जाए। दुखी भी हुई होगी क्योंकि फ्लाइट छूट गई, बहुत ज्यादा दुखी होगी, बहुत स्ट्रेस उसने इंटरव्यू में कहा, उनके सिक्योरिटी वाले से झगड़ा हो गया, लंदन जाने का मतलब हजारों रुपए वेस्ट। उसने बोर्डिंग पास फाड़ दिया, इतना गुस्से में हो गई थी वो। लेकिन उसका जीवन बचना था, विधाता ने कुछ और सोच रखा था उसके बारे में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हमारे यहाँ एक शब्द का प्रयोग है ना, संतोषी प्रवृत्ति, वो यदि है तो शायद आपके वो जो चेहरे लटकने के जो शुरू में आपने उपमाएं दी थी ना,
उनसे मुक्ति मिल जाएगी, ना चेहरा लटकेगा ना घबराहट होगी, शायद कुछ है ना? बेहतर हमारे लिए हो। हमें आज पता नहीं है, बिल्कुल आगे जाके बिल्कुल। पता चलेगा। सर चैट बॉक्स में एक और क्वेश्चन है हम्म, प्रेमजीत सिंह का, निहारिका मैडम, हाउ योगा कुड हेल्प इन पीस बिल्डिंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कॉन्फ्लिक्ट इन्फेक्टेड एरिया, आज हम देखेंगे तो हमारे आसपास अगर हम अ, बड़े स्वरूप में देखें तो काफी सारी कंट्रीज हैं जिनमें आपस में वॉर चल रहा है अभी। ठीक है, अगर हम अपने वॉर में हो, अगर हम अपनी फैमिली में देखें तो हो सकता है हमारी फैमिली में भी कोई आपस में इंटरनल वॉर में हो। तो कहीं ना कहीं वो हर जगह हमारे आसपास है। और अगर पास आके देखें तो इंटरनली अगर हम खुद के अंदर भी देखें तो कहीं ना कहीं हम उसमें भी किसी ना किसी वॉर में हैं। दो आवाजें हैं जो कह रही है एक ऐसा कर ले एक ऐसा कर ले, वो भी इंटरनल वॉर भी हमारा कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। तो इसका जवाब मैं यहाँ से इंटरनल से ही स्टार्ट करूंगी। क्यों वॉर की बात करें तो हम यहाँ पे बहुत सारे रूल बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सुधार होगा वो कहीं एक जगह से शुरुआत उसके लिए करनी होगी। तो सबसे पहले हम एक इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इंटरनल जो वॉर होता है, उसके लिए मैंने जैसे कि यम और नियम बताए थे, वहां से हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा महर्षि पतंजलि ने एक बहुत ही खूबसूरत सा श्लोक दिया है, उसी के अंदर एक सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम भावनास चित्त प्रसादनम, की भावनाओं को चित्त का प्रसादन यानी चित्त के लिए प्रसाद का काम करते हैं। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, मैत्री क्या होता है? फ्रेंडलीनेस का भाव, करुणा कंपैशन का भाव, मुदिता की हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई हमारे आसपास कुछ अच्छा कर रहा है तो हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उपेक्षा मतलब कोई अगर बुरा है या फिर कुछ गलत कर होता है ना, बच्चा कुछ गलत कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि इग्नोर करो, अदरवाइज ये ज्यादा करेगा, इग्नोर करेंगे तो वो समझ जाएगा कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। कई बार बच्चे अट्रैक्शन के लिए, ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए भी ऐसी चीजें करते हैं। और ये सिर्फ बच्चे नहीं, आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया पर भी देखेंगे तो ये जितने भी मैम बात कर रही थी, प्रज्ञा मैम की, जो ये फेक मैसेजेस आ रही है सारी, किस लिए? कहीं ना कहीं बहुत सारे आज के टाइम पे विजुअल जो है, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह, ये सारी चीजें ये क्या है? ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनको हम उपेक्षित करें, उनको हम उपेक्षा। तो जो लोग मैत्री वाले हैं यानी कि जो फ्रेंडली लोग हैं, ठीक है, वो जो सुखी लोग हैं उनसे हमारा कैसा भाव होना चाहिए? जो सुखी लोग हैं उनके प्रति हमारा भाव होना चाहिए मैत्री का, फ्रेंडलीनेस का। जो लोग दुखी हैं उनके प्रति कंपैशन का, करुणा का भाव हो। जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके प्रति मुदिता यानी कि हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर कोई कुछ बुरा कर रहा है तो उनके प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए? का। अब हम यहाँ ये आप ये भी कह सकते हो कि कोई बुरा कर रहा है तो हमें उसे समझाना चाहिए, हमें उपेक्षा करने की बजाय, इग्नोर करने की बजाय उसको समझाना चाहिए। लेकिन जब हम हमारे पीस ऑफ माइंड की अगर हम बात करें तो हम किस पॉइंट तक समझा सकते हैं? एक पॉइंट होगा, उस तक आप समझाओगे, फिर कहोगे अरे यार इसको समझाते हुए मेरा दिमाग खराब हो गया, ये नहीं समझ रहा है। तो वहां पे क्या है, हम अपना ही जो पीस ऑफ माइंड है उसको लूज कर रहे हैं। तो इसलिए मान लो हमारा कोई फैमिली मेंबर है, हमारा कोई क्लोज वन है, तब तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस है वहां पे हम भाव करें, हम अपना पीस ऑफ माइंड जो है वो स्थित जो है उसको कर सकते हैं। यहाँ पे अब बहुत सारी सोशल चीजें भी आएंगी कि नहीं हमें बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, वो सारी चीजें तो वो भी हमें करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा मन स्थित हो। ठीक है, हमारा मन एक समत्वम, जो अभी प्रज्ञा मैम ने बताया, समता के भाव में हो। अगर हम किसी को ठीक करने चले, किसी को समझाने चले और हम ही उल्टा गुस्सा होके, हम ही उल्टा लड़के अगर आ गए तो फिर तो वो कोई फायदा ही नहीं है उन सब चीजों का। तो जब हम ये वाली चीजें हम समझ लेते हैं अपने लेवल पे, तो हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड, अगर हम वॉर जोन की बात करें तो देखो वॉर जोन में तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है या फिर मैं कह नहीं सकती कि वहां पे हम योगा कैसे करवाएंगे जहां पे ऐसी स्थिति है। बट जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है, दो लोग अगर मान लो हमें दिखते हैं कि दो लोग कॉन्फ्लिक्ट में है, दो लोग लड़ाई में, तो हम उनको एक दृष्टिकोण प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप सोचो, ठीक है, एक बार इस चीज के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, जो चीज आप, जो बात आप कर रहे हो, ठीक है, कई बार क्या होता है हम सिर्फ
गुस्से में, अपने इमोशंस के फोर्स में बहुत सारी चीजें करते हैं, इमोशंस की फोर्स में लड़ाई करते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद में हमें भी पता होता है मन ही मन में कि हम तो ओवर रिएक्ट कर गए हैं, जरूरत थी नहीं ऐसे इस तरह से रिएक्ट करने की, या फिर फालतू में गुस्सा कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और हमारा ईगो होता है जो हमें एक्सेप्ट नहीं करने देता है कि हमने गलत किया। तो कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में योगा जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। प्राणायाम जो है वो यहाँ पे बेनिफिशियल है। प्राणायाम से मतलब ये नहीं कि हम बैठ के उनको कहेंगे कि तुम अनुलोम विलोम करो, नहीं, जस्ट आस्क देम कि स्वाध्याय करें, वो अपनी श्वास पर ध्यान दे, एक बार रिलैक्स करें और ध्यान से सोचें। ठीक है, जहां पे हम रिलैक्स की बात कर लेते हैं, जहां पे हम ध्यान से सोचने की बात कर लेते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी ने बताया कि हमारे लिए किसी ने कुछ बोला, हम मन ही मन में बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, फिर हम हो सकता है आज के टाइम पे तो फोन है तो हम इजीली फोन कर लेते हैं, सामने वाले से लड़ लेते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, तो उस इंसान तक जाना होता था, जब तक हम वहां पहुंचते थे कुछ हम शांत हो गए होते थे, कुछ हमें सामने वाले का दृष्टिकोण पता चल गया होता था, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाती थी। आजकल जितना टेक्नोलॉजी ने हमारे बीच की दूरियां खत्म की हैं, उतनी ही दूरियां बढ़ भी गई हैं। तो हर एक टेक्नोलॉजी का, हर एक चीज का जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट, वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो एक दृष्टिकोण है, जो हम स्वाध्याय की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं, जो भी हमने यम और नियम की यहाँ बात की, वो सारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उन सब में हेल्पफुल रहते हैं। आई होप मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई होगी। Thank you so नहीं much, ma'am. निहारिका जी, मुझे लगता है जो आपने बात की ना कॉन्फ्लिक्ट जोन की, मैं उसे दूसरे जी। ढंग से सोच रहा था अभी, कि जो हमारा सैनिक है अच्छा। यदि वो ध्यान करता जी। है, देखिए लड़ाई हो गई तो देश के लिए तो हम्म। उसको अपनी जान देनी है, एक तरह से देश के लिए लड़ रहा है वहां। जी। अब वो शत्रुओं के बीच में हाँ, घिर हाँ। गया, कैसे अपना मनोबल बनाए रखे। जब हमारे पायलट को, हम्म। अभिनंदन को, पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया, वो गलती से चला गया, हाँ जी। और जब उसको अरेस्ट हाँ कर जी। लिया, उसको वो गालियां दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, जो भी कर रहे थे उनके साथ, उस समय वो किस हाँ, तरह से हाँ। अपने अनुशासन को बनाए रखे, धैर्य को बनाए रखे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। शायद, जैसे आपने नाम सुना हो विपश्यना का, बिल्कुल सुना विपश्यना है। भी लगभग, मेरी छोटी वाली डॉटर है वो विपश्यना करती है, तो वो जब कई बार बात करती है तो वो शायद उनको एक आत्मबल मिल जाता है। जयपुर में बिल्कुल, मेरे विल एक, पावर के लिए हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। एक मेरे एक मित्र हैं, वो विपश्यना के टीचर ही हैं वो तो, उन्होंने पूरे ऑपरेशन के बाद की पीड़ा को विपश्यना से सहन कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये जो वो जो है ये योग जो है, वो शायद आपको आत्मबल देता है। आप वाइस बिल्कुल। चांसलर हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, कितने पॉलिटिकल प्रेशर आता है, कितने क्रिमिनल्स, अब पुलिस तो क्रिमिनल से डील करती है। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि योग उनके प्रोफेशन में उस विश्वास को बनाए रखने में लिए, नहीं तो आदमी तो पागल हो जाए मेरे ख्याल, ये नहीं करे वो तो, यस। कितने तरह के दबाव होंगे उनके ऊपर। तो मुझे लगता है बड़े पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए। तो वो पीस शायद मन की पीस है, और ये हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इनको बहुत जरूरी है योग की शिक्षा देना, ताकि वो जब शांति वार्ता होती है तो कम से कम ढंग से कर सकें। है ना? जी। निहारिका मैम, आई वुड लाइक टू बिल्कुल ऐड सही वन मोर थिंग। दृष्टिकोण। आपने ये भी कहा कि हम जब शेयर करते हैं आज टेक्नोलॉजी के टाइम में, इमीडिएटली हम फोन कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, गुस्सा आया तो उसके लिए जैसे हम मन को शांत करते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए है कि थिंक बिफोर यू क्लिक, थोड़ा सा रुक जाएं, फोन को दूर कर दें। इमीडिएटली हर चीज को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, रिस्पॉन्ड करते ही हमारे मन में जो आता है वही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, करते हैं, वही प्रैक्टिस करनी है। तो और कॉन्फ्लिक्ट में और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सांस को गिनना शुरू कर 10, 9, 8, 7, इट हेल्प्स, क्योंकि फिर आपको थिंकिंग प्रोसेस मिलता है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं। ये जो रिस्पॉन्डिंग है ना, ये जो टेक्नोलॉजी ने स्पीड अप किया है, वो इन केसेस में कई बार हमें नुकसान भी दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है। और ये टेक्निक भी मैम ने बहुत अच्छी बताई है कि काउंट करना शुरू कर दो, एटलीस्ट काउंट किया, यू विल फील डिस्ट्रैक्टेड। हाँ भाई सोनू, कुछ तुम कह रहे हो क्या? सोनू हमारे बिहार से हर वेबिनार में जुड़ते हैं। नहीं सर, बहुत कुछ जान करके जो होता है ना, हंसी आती है और अच्छा लगता है सुनकर। प्रज्ञा दीदी का तो टेक्निकल पर काफी पकड़ है, और वो जो चीजें बताती हैं तो वो वाकई बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहता है। और इनसे जुड़ाव आपके ही कार्यक्रम से हुआ है बनावट सर,
प्रज्ञा दीदी का हमेशा कार्यक्रम में सुनना ज्ञानवर्धक होता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे नॉलेज ऐसे हैं जो मतलब क्या कहें, वो मैं कई कई चीजें सुन चुका हूँ इनका, तो मेरे पास कोई सवाल भी नहीं है। और बाकी जो बता रही थी निहारिका मैम, वो भी बहुत अच्छी बातें बताई और अच्छी चीजें जानने को मिला और मार्गदर्शन भी मिल पाया। आभार सब। बिल्कुल सोनू, हमेशा ही मुझे या तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और उनका हमेशा एक निवेदन होता है कि जब भी आपका कोई ऑनलाइन लेक्चर हो तो मुझे जरूर आप इनवाइट करें। और थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग एंड एनकरेजिंग, और इसी से हमें भी फीडबैक मिलती है। और मुझे लगता है हम ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन के जुड़े हैं, लेकिन निहारिका मैडम का जो योग का है वो थोड़ा नया भी है हमारे सबके लिए, और बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने भी फिलोसफी कॉलेज टाइम में पढ़ी है, तो ये सब पढ़ा था, लेकिन आज रिवाइज हो गया और एक टीचर ने जब समझाया तो और अच्छे से समझ आ गया। तो थैंक यू निहारिका मैम, बहुत बढ़िया रहा। सर, संजीव भनावत सर हर बार एक नए आइडिया से आते हैं कि आज हम क्या नया अपने कम्युनिकेशन को लेके नहीं, ये आइडिया तो प्रज्ञा जी का ही है। लेकिन सर वर्कशॉप में मैसेज से बात होते होते देखिए आइडिया जनरेट हो गया। हाँ, बस ये आज सर का ये था कि हम कर लेते हैं, क्योंकि कई बार लगता है क्या करना, योग का क्या करेंगे, मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं सर, हमेशा रेडी नहीं, है। हमने पिछली बार भी किया था, एक योग टीचर को बुलाया था, और वो बॉम्बे में, मैं जहाँ रहता हूँ सोसाइटी में, हर दूसरे दिन योग के लिए आते हैं। हम AI रिसर्च मेथोडोलॉजी की वर्कशॉप में थे, तभी योग डे के बारे में बात हुई, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है, सर को भी टॉपिक पसंद है। तो निहारिका जी का मैंने अभी सुना था, तो और क्योंकि टीचर हैं, पर डे वो नए टॉपिक से डील भी कर रहे हैं, स्टूडेंट से डील कर रहे हैं, योग को योग की तरह पढ़ा भी रही हैं, तो इस वो जो इनपुट्स हमें मिले हैं, मैंने हो सकता है फिलोसफी में पढ़ा तो चलो समझना आसान है, लेकिन बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने फिलोसफी नहीं पढ़ी है या योग भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत बहुत ही अच्छा और बड़ी सिंप्लीफाइड। नहीं, मुझे तो लगता है निहारिका जी आपने जैन दर्शन भी पढ़ा है क्या? क्योंकि ये अपरिग्रह, सत्य, ये सब तो हमारे यही बात करते हैं ये। सर ये फिलोसफी का पार्ट है। सर ये सारी फिलोसफी सेम टाइम पीरियड पे साइड बाय साइड अपरिग्रह तो जैनियों में ही शायद प्रयोग होता है, और जगह तो मेरे ख्याल नहीं होता प्रयोग। अपरिग्रह एक्चुअल शब्द जो है, नहीं सर, होता है, होता है, सब मुझे, मैंने कभी सुना नहीं। अच्छा। सर ये जो जैन फिलोसफी, बुद्धिज्म जी, ये सारी चीजें एक ही टाइम पीरियड में, अगर हम हिस्ट्री देखें ना तो हाँ, सेम वो तो टाइम ठीक है, पीरियड 200-400 साल का फर्क था। महावीर बुद्ध पता नहीं कभी मिले कि नहीं मिले, लेकिन लगभग 200-400-500 साल का ही फर्क था इन्फ्लुएंस्ड है। वो तो है हमारे बिल्कुल। जितने भी जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, फिलॉसफीज हैं, और जितने हमारे धर्म जाति सबकी जो वैल्यूज है, वो सब एक ही बात कहती है। कई बार रास्ता अलग हो सकता है बोलने का, या वर्ड अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम ही है, लक्ष्य एक ही है, तो उसके लक्ष्य एक है, प्राप्ति के साधन अलग अलग है बस। बिल्कुल। सबने अपनी अपनी भाषा में सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता दिया, बस बाकी सारी चीजें सेम ही है, बस हम सब वही अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, रिलीजन सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है वो भी यही बातें करी। आज के टाइम में UGC ने जो हमें वैल्यू बेस्ड जो प्रोटोकॉल जो दिया है कि भाई सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, वो सब इन्हीं वैल्यूज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जो हम बचपन में सुनते थे वो एक कंपल्सरी पार्ट भी हो गया। स्कूल्स में तो बहुत पहले से चल ही रहा, लेकिन अब हायर एजुकेशन में भी इसको कंपल्सरी पार्ट बनाया गया। चलिए, सब कोई और टिप्पणी हो, नहीं तो अब समाप्त करें, क्योंकि समय काफी हो गया है, करीब 1.25 घंटे होने आगे हैं। तो चलिए, मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सर थैंक यू सो मच। मैं सारी अभी डिस्कशन सुन रही थी और मैंने थ्रू आउट द PPT भी काफी कुछ नोटिस किया, मैम ने जो सारी चीजें बताई। So thank you so much, Ms. Niharika ma'am, Assistant Professor of Department of Yoga and Science. A great speaker, I would say, because ma'am जिस तरीके से चीजें explain की, it was really appreciable. मैम ने बताया जिस तरीके से योगा हमारे लिए जरूरी है, why योगा, benefits of muscular level, मैम ने सारे लेवल्स को डिफाइन किया, intellectual level, emotional level, pranic level। हमने योगा सुना था, बट योगा के भी लेवल्स होते हैं, कभी इन चीजों पे गौर नहीं किया, तो मैम ने उन चीजों को अच्छे से बताया। मैम ने बताया फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ योगा। मैम ने बताया किस तरीके से जो योगा है वो क्योर करता है इम्बैलेंस को। अगर हमारी लाइफ में कोई भी इम्बैलेंस हो रहा है तो बाय प्रैक्टिसिंग योगा वी कैन क्योर इट।
मैम ने बताया साइकोमैटिक डिसऑर्डर और उसके सिम्टम्स के बारे में, किस तरीके से फिलॉसफी है योगा में। तो मैम ने उन सारी चीजों को बताया। मैम ने ये भी बताया कि किस तरीके से जो होली बुक्स है उनमें भी योगा के एडवांटेजेस को हाईलाइट किया गया है। तो योगा आज से ही नहीं है हमारे हम लोगों के बीच में, वो उस टाइम से है। और कहीं ना कहीं हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो योगा को हमेशा हाईलाइट करते हैं। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने भी योगा के बारे में बताया है। मैम ने बताया कि किस तरीके से यामा, आसना, प्राणा, धर्मा, ध्याना, ये सारी चीजें योगा में किस तरीके से अलग अलग रोल प्ले करती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद है, दैट इज योगा इनसाइड ज्यादा मैटर करता है आउटसाइड। सो मैम ने बताया एवरीथिंग आउटसाइड इज वर्थलेस, बट इनर योगा मैटर्स द मोस्ट, इनर सेल्फ मैटर्स द मोस्ट। तो मेरे को सबसे ज्यादा ये लाइन मैम की हिट की कि हाँ, इनर सेल्फ बहुत ज्यादा जरूरी है और योगा कहीं ना कहीं हमारे इनर सेल्फ से हमें कनेक्ट करता है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर elaborative session on this yoga. And next, thank you so much Dr. Pragya ma'am for this elaborative session. You are also a yoga practitioner. तो आपने भी बहुत सारी चीजें योगा में कवर की। आपने बताया थीम ऑफ योगा विच इज योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। आपने किस तरीके से बताया हमें इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर। आपने बताया कैसे हमारा फॉल्सिफिकेशन और मैनिपुलेशन होती है चीजों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, रीजन फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज एंड सर्विंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड जनरेट मिथ, किस तरीके से मिथ जनरेट हो जाता है। आपने मिथ में ये भी डिस्कस किया कि बहुत सारे मिथ हैं जो अभी चल रहे हैं, जैसे योगा इज नॉट ओनली फॉर यू, दिस इज जस्ट अ मिथ। If you perform yoga, then yoga gives you, if you don't perform yoga, then you will not stay fit. तो बेसिकली योगा हमें फिट रहने में हेल्प करता है। योगा हमें सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, योगा हमें मेंटल पीस प्रोवाइड करता है। तो आपने वो भी हाईलाइट किया। आपने बताया कि योगा सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है, योगा हर उस पर्सन के लिए है जो हेल्दी रहना चाहता है, जो हैप्पी रहना चाहता है और हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना चाहता है। मैम ने ये भी बताया अल्टीमेटली कि योगा करने के लिए हमें कब कोई भी टाइम लेट नहीं होता। वी कैन परफॉर्म योगा एवरी टाइम, वी कैन बिगिन विथ परफॉर्मिंग योगा एनी टाइम। सो दीज आर द हाईलाइट पॉइंट्स व्हिच इज हाईलाइटेड बाय डॉक्टर प्रज्ञा मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स and in-depth knowledge on this topic, and I'm really grateful to have Banawat sir and Huda sir, because ये दोनों पिलर हैं जिनके वजह से हम यहाँ पर हैं। तो thank you so much Huda sir, Huda sir, Director BBI Camp, and Banawat sir. And I will also like to thank the convener of the event, Ayushi ma'am, and for technical support, Jayant sir, Pushpinder sir, Preeti ma'am, and all the participants who are gathered with us. Really thanks to each and every participant who are gathered with us, and thank you so much everybody. And happy to I all think the Dr. Sheel is there. Sheel, if you're there, Yeah, you can Sheel ma'am is also there. हाँ, unmute. शील आज बिल्कुल शांत है, पार्क में घूम रही है लगता है वो। बिल्कुल शांत है। चलिए, हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. और Thank you जो so भी much हमारे for inviting मित्र me. इसमें जुड़े हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं अक्सर आपसे जिक्र करता हूं कि हमारे जितने भी ये डेलिब्रेशंस हो रहे हैं वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। समय की असुविधा के कारण, चूंकि अब सारा ऑफलाइन हो चुका है, जो मित्र नहीं जुड़ सके, वैसे तो हम ग्रुप में भेजते ही हैं, आपको मेल्स के थ्रू भी ये सब वीडियोस भेजते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी इच्छा से जब भी संभव हो और उस पर कमेंट करके हमको आप गाइड करें कि हम किस तरह के और विषयों पर काम करें। अगला जो हमारा सेमिनार का विषय है, वेबिनार का विषय, डेट हमने तय नहीं की, एक्सपर्ट से बात चल रही है मेरी। वो थोड़ा नया विषय है, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को 100 साल हो गए इस वर्ष। आज से 100 साल पहले इस स्क्रिप्ट की, मतलब इस भाषा की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। एक छोटा सा बच्चा जब क्लास में पढ़ रहा था, उड़िया भाषा में पढ़ाते थे, उसने टीचर से कहा कि आप हमारी भाषा में क्यों नहीं पढ़ाते हो। उसने कहा बेटा हमारी स्क्रिप्ट नहीं है। 16-17 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने स्क्रिप्ट तैयार कर दी और आज उसको 100 साल हो गए हैं। ये विशेषकर उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, उसमें इनकी एक तरह से अभी प्रधानता है और साहित्य में लिखा जा रहा है। तो इस स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे और जैसे भी डेट तय होती है, समय हमारा शाम को 6 बजे, लिंक सेम है जिस पे आप हर बार जुड़ते हैं। बाकी डिटेल्स एक्सपर्ट वगैरह की वो मैं आपके साथ शीघ्र शेयर करूंगा। आप सभी लोग इसी तरह से जुड़े।